मैं नीलेश पंड्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज एक नए विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हूँ, जो कि है वाक्य भेद रचना के आधार पर। जैसा कि आप जानते हैं कि व्याकरण का यह सबसे पहला विषय है। सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षाओं में यह विषय शामिल है और यह 4 अंकों के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्याकरण के इस विषय की। सबसे पहले हम देखेंगे तो पाएंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, जो कि इस तरह से हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये तीनों ही वाक्यों के भेद अलग अलग तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरल या साधारण वाक्य की। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिन वाक्यों में एक ही विधेय वर्ब विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य अर्थात सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन क्रिया वर्ब एक ही हो। सबसे पहले तो ये आपको जानना जरूरी है कि उद्देश्य और विधेय कहते किसे हैं। जैसे उदाहरण में लिखा गया है, पानी बरसा। क्या बरस रहा है? पानी बरस रहा है। तो यहाँ पर इस वाक्य में जो महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में बात की जा रही है वो है पानी। तो पानी को कहते हैं उद्देश्य। और जो पानी जो काम कर रहा है, पानी क्या कर रहा है? पानी बरस रहा है। तो पानी का काम है बरसना। तो बरसना जो है वह एक क्रिया है। तो वापस आप एक बार इसके परिभाषा को देखिए कि जिन वाक्यों में एक ही विधेय हो, आप ध्यान रखिए इस बात के बारे में, एक ही विधेय हो, एक ही वर्ब हो, वह साधारण वाक्य होता है। जबकि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसमें एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं। सब्जेक्ट कैन बी मोर देन वन। इसमें एक से अधिक उद्देश्य अर्थात सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि आप तीसरे वाक्य में देखें, राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कौन कर रहा है? राम और श्याम। राम एक सब्जेक्ट हुआ जो पढ़ाई कर रहा है, श्याम भी पढ़ाई कर रहा है। राम और श्याम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। क्रिया कौन सी है? पढ़ना यहाँ पे क्रिया है, जो कि एक है। तो सब्जेक्ट 2 हो सकते हैं, लेकिन वर्ब जिस वाक्य में एक होगी उसे सरल या साधारण वाक्य कहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चौथा वाक्य देखिए, अगर दूसरा वाक्य देखिए, वहां लिखा है बिजली चमकती है। तो साधारण वाक्य है, बिजली एक सब्जेक्ट है और चमकना उसकी क्रिया है, तो ये साधारण वाक्य है। चौथा वाक्य देखिए, राधा बीमार होने के कारण विद्यालय नहीं गई। यहाँ पे उद्देश्य क्या है? राधा बीमार होने के कारण, राधा यहाँ पर उद्देश्य है, और नहीं जाना, विद्यालय नहीं जाना, क्योंकि एक ही विधेय अर्थात वर्ब है। इसलिए इस तरह के वाक्यों को हम सरल या साधारण वाक्य कहेंगे। आगे इसके बारे में आप और भी जान जाएंगे। तो सरल वाक्य का स्पष्टीकरण यहाँ पे हुआ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वाक्य के प्रकार की तरफ, जो कि है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। सामान्य तौर से आप देख सकते हैं कि 2 सिंपल सेंटेंसेस इज इक्वल टू 1 संयुक्त वाक्य और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब कि सरल वाक्य, और संयुक्त वाक्य अर्थात कंपाउंड सेंटेंस, इंग्लिश में उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो जब 2 अलग अलग तरह के सिंपल सेंटेंसेस सरल वाक्य मिल जाते हैं किसी चिन्हों को लेकर, किसी कारण को लेकर, तो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस अर्थात संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही ट्रिक वाली बात कही है और यहाँ पे शॉर्टकट्स बताया हुआ है कि अगर नीचे दिए गए शब्द उन 2 सेंटेंसेस के बीच में आते हैं तो वह हमेशा संयुक्त वाक्य ही होगा। जैसे कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। अगर ये शब्द 2 वाक्यों के बीच में आते हैं तो वहां पे हमेशा संयुक्त वाक्य ही होगा। ये एक बहुत ही समझने वाली बात है। उदाहरण के लिए देखिए, आप
उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिली। यहाँ पे दो सेंटेंसेस है। कौन कौन से दो सिंपल सेंटेंसेस? पहला है उसने बहुत परिश्रम किया, दूसरा है उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन इन दोनों वाक्यों को एक बनाने के लिए यहाँ पर लेकिन का प्रयोग हुआ है। उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन सफलता नहीं मिली, इसलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य है। दूसरा, उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए परीक्षा में पास नहीं हुआ। यहाँ पे इसलिए है जो कि दोनों वाक्यों को मिला रहा है। देखिए कैसे, उसने पढ़ाई नहीं की, यह एक सरल वाक्य है, और वह परीक्षा में पास नहीं हुआ दूसरा वाक्य है। लेकिन इन दो वाक्यों को एक बनाने के लिए इसलिए का प्रयोग हुआ है। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। वह सुबह गया, वह शाम को लौट आया। यहाँ पे दो अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन और इस चिन्ह के माध्यम से यहाँ पर संयुक्त वाक्य का निर्माण हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो दिए गए साइन है, चिन्ह है, या जो शब्द है, समानाधिकरण जो शब्द है, उनका प्रयोग नहीं भी होता है, इनका चिन्हों का प्रयोग नहीं भी होता है, तब भी वह संयुक्त वाक्य होता है। कैसे? सूरज निकला डैश, वहाँ पे एक अल्प विराम है, फूल खिल उठे। यहाँ पे अगर इस वाक्य को आप ध्यान से देखें तो इसका अर्थ ये होता है कि सूरज निकला और फूल खिल उठे, और चिन्ह नहीं है। यहाँ पे एक कॉमा के माध्यम से, अल्प विराम के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया गया है। अतः ऐसे वाक्य भी संयुक्त वाक्य होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य की तरफ, जो इस तरह से है। तो मिश्र, जिसे हम मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, उसकी परिभाषा इस तरह से है कि जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक प्रधान उपवाक्य हो तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये वाक्य और उपवाक्य क्या है। संयुक्त वाक्य में क्या हो रहा है? अब अगर ध्यान दे, जो मैंने पहले बात कही, तो उसमें दो सरल वाक्यों के बीच में एक शब्द आता है। कौन सा? और, परंतु, किंतु, और ये पूरा जो दो सेंटेंसेस है वो एक सेंटेंस में कन्वर्ट होता है, जो कि संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है? इसमें भी दो वाक्य होते हैं, लेकिन एक वाक्य इसमें प्रधान वाक्य अर्थात मेन सेंटेंस होता है, और दूसरा जो होता है वो उस पर डिपेंडेंट होता है। इसे हम कहते हैं आश्रित उपवाक्य। अर्थात इसमें भी संयुक्त वाक्य की तरह दो वाक्य ही रहेंगे, लेकिन इसमें एक जो वाक्य है वह मेन अर्थात प्रधान वाक्य है, और दूसरा उस पर डिपेंडेंट है, आश्रित है। अतः इस तरह के वाक्यों को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। हम कैसे जानेंगे कि यह वाक्य मिश्रित है? तो बहुत ही सरल सा फॉर्मूला है। अगर ये दिए गए शब्द उस दोनों वाक्यों के बीच में या उन वाक्यों के शुरुआत में, बिगिनिंग में और बीच में ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, तो वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, आदि आदि ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं। जब ये दो वाक्यों के बीच में या शुरुआत में और बीच में आते हैं तो आप 100% कह सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य है। बहुत ही सरल फॉर्मूला है। अगर इतने शब्द आपको याद हो गए इस वाले मिश्रित वाक्य के, तो आप आराम से इस विषय में अच्छे अंक ला सकते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे मुझे विश्वास है कि आज भारत जीतेगा। मुझे विश्वास है कि आज भारत जीतेगा। इसमें मुख्य वाक्य मुझे विश्वास है और उस पे एक डिपेंडेंट सेंटेंस है, वो है कि आज भारत जीतेगा। तो की के वजह से यहाँ पर दो वाक्य जुड़े हुए हैं। तो की जब भी इस वाक्य के दो वाक्यों के बीच में आएगा तब वह मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे कि आपने देखा ऊपर जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं, जो परिश्रम करता है जीवन में सफलता पाता है। कौन जीवन में सफलता पाता है? तो जो परिश्रम करता है। तो जो यहाँ पे शुरुआत में है, जो कि मिश्र वाक्य का उदाहरण है। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे। तुम कब फेल हो जाओगे? अगर तुमने पढ़ाई नहीं की। यहाँ पे अगर, इफ, देन, जिसे हम नीदर नॉर इंग्लिश में करते हैं, इफ देन करते हैं, इधर और करते हैं। ये जो सेंटेंसेस है नीदर नॉर करते हैं, वैसे ही हिंदी में भी मिश्रित वाक्य इस तरह से होते हैं। मिश्रित वाक्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस।
पहला है सरल वाक्य जिसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंस, दूसरा है संयुक्त वाक्य जिसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ठीक है, तो इस तरह से हमने इन तीनों अलग अलग तरह के वाक्यों को पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न कभी कभी यह भी आता है कि एक परीक्षा में एक वाक्य दिया होता है और उसमें से किसी एक जगह पर एक कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन होता है, रेखांकित होते हैं, पूरा वाक्य रेखांकित होता है और कहा जाता है कि इसका यह कौन सा उपवाक्य है, यह कौन से उपवाक्य का भेद है। तो याद रखिए, जब भी उपवाक्य का भेद पूछता है परीक्षा में तो ये मिश्र वाक्य से संबंधित प्रश्न ही होता है। तो देखिए अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य, मिश्र वाक्य के उपवाक्य जो होते हैं, जैसे हमने कहा कि मिश्र वाक्य में दो वाक्यों में दो तरह के वाक्य होते हैं, पहला होता है प्रधान वाक्य और दूसरा होता है उपवाक्य। उपवाक्य तीन तरह के होते हैं, पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला है संज्ञा उपवाक्य जिसे हम कहते हैं नाउन, संज्ञा अर्थात नाउन उपवाक्य। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की उपवाक्य से जुड़ा हुआ होता है। जैसे शिक्षक ने कहा कि आज मैं तुम्हें नया पाठ सिखाऊंगा। देखिए सिंपल सा मेथड है याद करने के लिए, सिंपल सा ट्रिक है कि जहाँ पे दो सेंटेंसेस के बीच में की आता है वह तो मिश्र वाक्य होता ही है, लेकिन अगर उसके नीचे अंडरलाइन भी हो, उस वाक्य के नीचे जहाँ पे की दिया हुआ हो, तो वह ऑटोमेटिकली उसे हम संज्ञा उपवाक्य भी कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य का भेद होता है। आगे बढ़ते हैं, विशेषण उपवाक्य एडजेक्टिव, जहाँ पे एडजेक्टिव का काम होता है। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह संबंधवाचक सर्वनाम से जुड़ा हुआ होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए जैसे यह वही आदमी है जिसने कल गाना गाया था। यह कौन सा आदमी है? यह वही आदमी है जिसने कल गाना गाया था। वह उस आदमी से मिल रहे हैं जिसने कल गाना गाया था, मतलब उसके बारे में हम क्वालिटी बता रहे हैं, उसके बारे में कुछ एडजेक्टिव्स बता रहे हैं कि जिसने गाना गाया था यह वह आदमी है, इसलिए यहाँ पर विशेषण। तो यहाँ पे जब भी आपको ऐसे वाक्य मिले कि यह वही आदमी है जिसने, ठीक है, जो परिश्रम करता है वह जीवन में सफल होता है, तो ऐसे वाक्य हमेशा विशेषण के भेद कहलाएंगे, विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, एडवर्ब वाले। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब की विशेषता बताए वह एडवर्ब होता है। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे जब तुम विद्यालय जाओगे तब मैं अपना काम करूंगी। मैं कब अपना काम करूंगी? जब तुम विद्यालय जाओगे। यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है? टाइम दिया हुआ है। जो टाइम से रिलेटेड चीजें होती है, क्योंकि वह काम कब करेगी? जब तुम विद्यालय जाओगे तब वह अपना काम करेगी। तो एक एक्शन जो है टाइम का यहाँ पे खत्म हो रहा है, तब वो दूसरा काम करेगी, इसलिए यहाँ पे डिपेंडेंसी है। और जब तब के द्वारा यहाँ बताया गया है। यहाँ पे क्रिया विशेषण उपवाक्य यहाँ पे मिश्र वाक्य का है। मैंने यह बात इसलिए की क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी उपवाक्य का भेद पूछता है, तब आपके सामने तीन ही ऑप्शन होने चाहिए। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस तरह से हमने इस चौथे स्लाइड के जरिए यह भी जानने की कोशिश की कि मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर बोर्ड की परीक्षाओं में इस विषय से रचना के आधार पर वाक्य भेद से प्रश्न कैसे आते हैं। तो इसमें दो तरह से प्रश्न आते हैं। पहला यह प्रकार है कि आपको सेंटेंसेस, वाक्य दिए होंगे परीक्षा में और आपको यह बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, अर्थात आप यह पहचानिए कि कौन सा वाक्य है। मतलब वाक्य दिया हुआ है, आपको यह पहचानना है कि क्या यह सरल वाक्य है, कि क्या यह संयुक्त वाक्य है, या यह मिश्र वाक्य है। यह एक पहला काम है जो आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें विषय है वह थोड़ा सा कठिन है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो है वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण का अर्थ ये होता है कि एक वाक्य किसी टाइप में दिया हुआ है और आपको कहा जाएगा कि आपको उस दिए गए वाक्य में चेंज करना है। उदाहरण जैसे कैसे कि एक वाक्य दे दिया, सरल वाक्य में दिया हुआ है, आपको कहा जाएगा कि चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अगर कॉम्प्लेक्स में दिया हो, मिश्र में दिया हुआ होगा, तो आपको कहा जाएगा चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो मैंने ऐसे कुछ यहाँ पे स्लाइड के जरिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मैं चाहूँगा आप उन उदाहरणों को
आराम से पढ़ ले ताकि परीक्षा के लिए आपको सहूलियत हो, आसानी हो। देखिए किस तरह से, जैसे कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या है? आप खाकर आराम करें। देखिए सरल वाक्य एकदम सरल वाक्य है, आप खाकर आराम करें। यहाँ पे आप सब्जेक्ट है और आराम करना यहाँ पे वर्ब है, एक ही वर्ब है। लेकिन संयुक्त क्या होगा? आप खाना खाएं और आराम करें। वैसे ही निर्धन होने पर भी वह ईमानदार है। वह निर्धन है परंतु ईमानदार है। रोहन कक्षा में रहकर भी नहीं पढ़ा, रोहन कक्षा में रहा पर नहीं पढ़ा। देखिए रोहन कक्षा में रहकर नहीं पढ़ा, सरल सा वाक्य है, इसे कंपाउंड में चेंज किया गया है। तो मैं आशा करूंगा कि आप जो दिए गए हैं सेंटेंसेस है उनको भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे जो आगे दिए गए हैं, ताकि आपको परीक्षा के लिए आसानी हो और आप इस विषय को ध्यान से पढ़ पाए। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ताकि मैं आपके उत्तर को देख सकूं। अगर कुछ परेशानी है और आप चाहें कि ऐसा ही कोई और वीडियो बनाया जाए तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं इसको और सुधार सकूं और इसमें कुछ और चीज़ें जोड़ सकूं। आप इन वाक्यों को पढ़िए और मैं आशा करता हूं कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।